नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। भारत जैसे विकासशील देशों में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे हमें लड़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान वो आम जरूरत हैं जिनकी भारत के हर नागरिक को आवश्यकता है। बात स्वास्थ्य की करें तो भारत में विकसित देशों के मुकाबले अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते बड़े बूढ़े और बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यही वजह है कि भारत में 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 5 की मौत अपनी उम्र का 1 साल पूरा करने से पहले हो जाती है। बच्चों की मृत्यु दर विकसित देशों में 1% से भी कम है। बच्चों में होने वाली कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जैसे त्वचा रोग, पेट के रोग, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, पीलिया, आंख, कान, नाक के रोग। इसके साथ साथ बच्चों की ग्रोथ भी माता पिता के लिए आजकल चिंता का विषय बन गया है। तो आज हम बच्चों की बीमारियों पर आपका डॉक्टर में चर्चा करेंगे, और अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कॉल करके आप भी डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में मेहमान हैं डॉक्टर संगीता सुबुद्धि, जो एमडी हैं, डीएनबी पीडियाट्रिक, सीनियर कंसल्टेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, सीताराम भारती हॉस्पिटल। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार शमशेर जी। जी नमस्ते मैम। सबसे पहले तो आज हम बात यही करेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे आजकल हम देखते हैं, और कोरोना संकट भी चल रहा है, लेकिन कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो इस दौर में नहीं वैसे भी होती रही हैं। वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं छोटे बच्चों में जो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं और हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, जिसके बाद जो परिणाम आते हैं बहुत घातक हो जाते हैं? हर हर एज ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं, राइट। जी जी बिल्कुल। तो अगर न्यूबॉर्न वाली बीमारियां समझो तो सबसे पहले आएगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम्म। या नोज ब्लॉक, है ना। जी बिल्कुल। एंड बाकी तो खैर सिमिलर होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह, है ना। जी बिल्कुल। नाउ अंडर वन में आएंगे, जैसे इस मौसम के हिसाब से चलेंगे हम्म। तो फ्लू बहुत कॉमन है। हम्म। सेकेंड आएगा, अब डेंगू शुरू हो गया है। हम्म। हाल ही में इस वीक में तकरीबन 2-3 बच्चों को डायग्नोज किया डेंगू हम्म। से। हम्म। फीवर आते तो सबसे पहले कोरोना दिमाग में आ जाता है, हम्म। बट ये फ्लू भी चल रहा है, हम्म। डेंगू भी चल रहा है, हम्म। तो इन इन सब चीजों से झेलना पड़ रहा है। जी। हर एज ग्रुप में जैसे डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं, तो आजकल इवन सीजनल एलर्जीज भी चल रहे हैं। हम्म। तो हर एज ग्रुप में ये ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर से हैं ये हम्म। चीजें जो अभी बताई। हम्म। और अंडर वन एज ग्रुप तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, हम्म। तो इनमें तो बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है। हम्म। भारत जैसे देश में, जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बच्चों में होने वाली बीमारियां जो हैं वो विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा हैं, और हर 100 बच्चों पर 5 बच्चों की डेथ हो जाती है। वो किस कारण से होती है? हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, या स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं दिक्कत नज़र आती है, या और कोई कारण आपको इसमें नज़र आता है मैम? हमारे देश में सबसे कॉमन फर्स्ट 3 डिजीजेज अगर माना जाए तो सबसे पहले इन्फेक्शन ही आता है, हम्म। जैसे डायरिया, हम्म। निमोनिया, जी राइट। बिल्कुल। तो इनसे इनसे झेलने के लिए एक तो वैक्सीनेशन हम्म। है जो सब लोग नहीं ले रहे हैं। हम्म। हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री में मिल रहे हैं, हम्म। वो भी सारे लोग नहीं ले रहे हैं। हम्म। दूसरा है हमारा वाटर, सेफ वाटर हम्म। अवेलेबिलिटी, हम्म। सैनिटेशन, जी। ये अवेयरनेस कम है हम्म। बहुत लोगों में। जी। एंड सेफ प्रैक्टिसेस, हम्म। नो और ब्रेस्ट फीडिंग। हम्म। इवन ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रिवेंशन में आता है हम्म। फॉर ऑल दिस डायरियल डिजीजेस हम्म। एंड इवन वैक्सीनेशन, बिकॉज सी ब्रेस्ट फीडिंग होता है फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर द बेबी, हम्म। और यही कम हो रहा है अब। बिल्कुल। अच्छा, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की बात आपने की, वैक्सीनेशन की बात की, इसके अलावा और क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं माता पिता खान पान को लेकर? खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत छोटे बच्चों में होती है। 1 साल से बड़ा हो जाता है बच्चा
तो फिर उसके इम्यून सिस्टम ठीक होने लगता है, वो और तमाम तरह की एक्टिविटी करने लगता है, खाने पीने में ज़्यादा कहीं ना कहीं उसको जो चीज़ें दी जाती हैं वो उनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाता है। 1 साल का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा वाकई में ख़तरनाक होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं माता पिता? सॉरी, आई डिडंट गेट दैट। मैं ये एक जानना, साल के बाद? 1 साल तक की बात कर रहे हैं, 1 साल तक के बच्चे को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो और हाँ। आजकल का वीनिंग गाइडलाइन जो कहते हैं ना, हम्म। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो खाना जिसे कहते हैं, हम्म। वो हम लोग 6 मंथ से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है WHO का क्राइटेरिया हम्म। हमारा। हम्म। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। हम्म। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि नो फॉर्मूला, नो काउज मिल्क। हम्म। काउज मिल्क तो हम 1 ईयर तक बिल्कुल एडवाइज नहीं करते हैं देना बच्चों में। हम्म। बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटीज हैं वो सोचते हैं कि काउस मिल्क देना चाहिए, और वो भी डाइल्यूट करके देते हैं। तो हम्म। आप बताएं, एक तो डाइल्यूट कर रहे तो बच्चे को पोषण तो मिलेगी नहीं, हम्म। और ऊपर से इन्फेक्शन अलग जो बॉटल से आ जाता है। हम्म। तो इसलिए हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, 6 मंथ तक करें। हम्म। और फिर जब वीनिंग कहते हैं, वीनिंग होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द सॉलिड फूड। हम्म। सॉलिड फूड हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं डाइट में, वेरी स्लोली, ताकि एलर्जीज ना पता लग जाता है, और किस चीज से इंटॉलरेंस हो रहा है वो भी पता लग जाता है। हम्म। और वो हम यूजुअली हम राइस सीरियल है, खिचड़ी है, दाल है, फ्रूट का पल्प होता है, ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। हम्म। हम्म। तो इसके लिए डिटेल में तो आप अपने जी डॉक्टर से भी बात करें, पर ये जनरल गाइडलाइंस है कि मैम, तब एक इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल फिर इनका बढ़ाते हैं। ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ दर्शक जुड़ी है, रंजिता मेहता है दिल्ली से। रंजिता जी, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी है, 8 साल की है वो। मतलब उसको भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, बिल्कुल भी वो खाने की तरफ उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसे बहुत मतलब मनाना पड़ता है खाने के लिए, और उसकी ग्रोथ भी जो है वो उसके हिसाब से, उसकी हाइट भी जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? जी हाँ रंजीता, मैं आंसर करूँ संशय जी? हाँ बिल्कुल मैम, जी। बोलिए। हाँ, देखो रंजीता, ऐसे में अगर प्रॉब्लम विद ग्रोथ है हम्म। तो हम लोग मतलब आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। तो हम्म। हम लोग क्या करते हैं, वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं, एंड वी सी अकॉर्डिंग टू द एज कि कहाँ पे है बच्चा। हम्म। प्रेफरेबल है कि पिछला हाइट वेट भी आप मतलब रिकॉर्ड दिखाए, तो पता चलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम्म। उसका ग्रोथ कैसे चल रहा है। हम्म। तो वो एसेस हो जाता है कि वाकई में ग्रोथ फॉल्टरिंग है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज है, फिर हम लोग पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई इलनेस तो नहीं है, जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, या चेस्ट, थ्रोट, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, सब चेक करते हैं। हम्म। एंड देन हम डाइटरी हिस्ट्री भी लेते हैं कि आप क्या देते हैं, और ऑल दीज थिंग्स। तो एक एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जो देखना होता है। फिर भी नहीं समझ आता है तो वी गो फॉर टेस्टिंग। जी चलिए, तो शुक्रिया ये रंजिता सब जी करना होगा आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। ग्रोथ को लेकर बात हो रही है मैम, जैसे बच्चों में आजकल पहले जैसे हम देखते थे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और अगर किसी बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो हाइट रुक जाती है, हाइट ठीक ठाक हो रही है तो वज़न कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है एक माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जो खान पान हमारा है वो तो एक बड़ा कारण है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, मोटापा उसमें ज़्यादा घर कर जाएगा, तो आने वाले दिनों में उसकी ग्रोथ पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। आजकल कोविड टाइम्स में पिछले 6 महीने में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो कुछ मैं देख रही हूँ, एक तो है कि थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है। तो वो बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी है, एंड खाना पीना उतना ही हो रहा है, उस वजह से ही होता है। ऐसे में तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा माँ बाप हैं, सब लोग थोड़ा जागरूकता बढ़ाएं कि वेट बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज एक पार्ट ऑफ
शेड्यूल बनाएं दिन भर में, एटलीस्ट वो भी करें और बच्चे भी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सब इम्पोर्टेंट हो गया करना। रिगार्डिंग डाइट मैं कहूँगी कि हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट रखें, पैकेज्ड फूड, जंक फूड से दूरी रहें, घर पे बनाएं, पौष्टिक खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा। बिल्कुल, ये आपने सही बात की। मैं चाहूँगा एक बार मैम का जो नाम है सुबुद्धि थोड़ा ठीक कर दें, उसमें कुछ गलत चल रहा है। मैम ये ग्रोथ को लेकर बात हुई, इसके बाद बच्चों की कुछ पेट की बीमारियां होती हैं, खासकर कुछ त्वचा के रोग भी होते हैं जो छोटी उम्र में बच्चों को हो जाते हैं। अक्सर उनके कहीं ना कहीं खुजली की बात करते हैं शरीर पर। कुछ बच्चों के अंदर हीट इतनी ज़्यादा होती है कि नक्सीर एक आम कॉमन हो गया है। ये क्यों हो रही है? इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? आप अगर एलर्जीज की बात कर रहे हैं जी जी, तो पार्ट ऑफ एलर्जिक ट्राइड होता है, जिसे हम कहते हैं कि एटोपिक एक्जिमा होता है। एटोपिक ट्राइड होता है तो 3 चीजें एक साथ साथ होती हैं लगभग, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है और एस्थमा है। तो व्हेन एक चीज होता है तो दूसरा चीज होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जो एटोपिक एक्जिमा होता है, एटोपिक स्किन होता है, वो हमें तकरीबन 2 महीने की उम्र से पता लग जाता है, बेबी का एज ग्रुप। और उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होता है कि वो हमको लक्षण पता लग जाते हैं कि थोड़े रैशेस शुरू हो जाते हैं, सारी चीजें सूट नहीं करती हैं, इवन प्रोडक्ट्स जैसे यूज करते हैं बेबी प्रोडक्ट वो सूट नहीं करता है। देन उस टाइम पे फिर जैसे देख के हम फिर पेरेंट्स को कहते हैं कि मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करें बच्चे के स्किन के ऊपर। एंड सबसे सेफ होता है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, सूदिंग होता है, बेस्ट मॉइस्चराइजर वो होता है, वो रखेंगे। और अगर सिवियर होता है कंडीशन तो समटाइम्स हमें थोड़ा स्टेरॉइडल क्रीम्स की यूज करनी पड़ जाती है, वो तो अंडर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर होना चाहिए। पर अपनी तरफ से ये घी ना यूज करे, सरसों का तेल यूज करते बच्चों हैं, की मालिश करते समय हम देखते हैं कि एक कॉमन मैंने कई बार सुना भी है, देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चों को गाय के घी से उसकी मालिश की जाती है। 1-2 साल का बच्चा होता है, ये सच में सही रहता है या फिर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या क्या दिक्कत हो बहुत सकती है? रैशेस होते हुए देखा है। बहुत से माता पिता इस बात को समझते नहीं है। अगर सामान्य भाषा में समझना चाहें तो इसका क्या असर पड़ सकता है उस वक्त भी, और कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या क्या परेशानियां बच्चे को आ सकती हैं? उस टाइम पे तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, फिर रोता है ना, फिर बच्चा तो कुछ भी परेशानी होएगा तो रोएगा, अनकंफर्टेबल रहेगा तो रोएगा, और फिर ऐसे में फिर माँ बाप कौन खुश रहेगा? तो उस टाइम पे यही समझ नहीं आएगा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो हमें फिर समझाना पड़ता है यही चीज कि इस वजह से हो रहा है। कभी कभी हमें एंटी एलर्जिक ये सब चीजें देने पड़ जाती है, ओरली मेडिसिन, एंड फिर समझाने से ही समझ आता है, फिर पेरेंट्स को बंद कर देते हैं। एक बहुत खास बात देखी है मैम हमने कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती, आजकल नहीं देखा जा रहा है। सर दर्द की बात करते हैं बच्चे, पेट में दर्द हो गया ऐसी बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं जो सुनने में आती हैं। फिर टीचर्स का पेरेंट्स के पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे को पेट में दिक्कत है, घर ले जाएं, सर में दर्द है, और जब घर आ जाते हैं तो बच्चों की जो तकलीफ है वो अपने आप ठीक हो जाती है। ये देखा तो जरूर, ये साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है कई बार, अगर हो जाए। हेडेक पे अगर बात किया जाए तो मैं एक चीज हाईलाइट जरूर करना चाहूंगी कि अगर बच्चा ठीक अमाउंट ऑफ टाइम नहीं सो रहा है, एज ग्रुप वाइज अगेन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप होता है, राइट। अगर वो स्लीप ड्यूरेशन ठीक नहीं है तो हेडेक बहुत कॉमन है, एंड दैट्स द कॉमनेस्ट रीजन। नंबर 2 है एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। अगर वो भी ज्यादा हो रहा है और स्लीप कम है तो हेडेक बहुत कॉमन है।
कई बार क्या होता है, पेरेंट्स एटलीस्ट कोविड टाइम से पहले माँ बाप देर से आते थे, सपोज 9-10 बजे घर आ रहे हैं, बच्चे भी जगे हुए हैं, बच्चे फिर लेट खाना हो रहा है, सोते सोते 12-1 बज रहे हैं। स्कूल टाइम तो वही होता है ना, फिर सुबह 6 बजे उठना होगा, कहाँ नींद पूरा होता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, आजकल टीवी ज्यादा देख रहे हैं, आजकल तो खासकर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीवी भी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि कोविड टाइम है और बाहर तो जा नहीं सकते। अभी भी हेडेक बहुत हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बात आपने कही, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा मोबाइल होता है, बिल्कुल इतना सा, और उस मोबाइल के अंदर सब कुछ आया हुआ है, वो बच्चे को बड़े गौर से देखना भी पड़ रहा है। उसमें कई बार बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं, वो भी मैनेज करना है बच्चे को। तो ये कितना ज़्यादा आज के वक्त में बच्चों के लिए घातक हो रहा है, दिक्कत हो रही है बच्चों को, और इसका असर आंखों की बात करेंगे, इस पर असर पड़ेगा, बच्चों की याददाश्त पे भी इसका असर पड़ सकता है, और क्या क्या नुकसान बच्चे को हो सकते हैं खासकर ऑनलाइन क्लासेस का। और फिर ये भी देखते हैं कि बच्चे क्लास खत्म होने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल भी चाहिए या टीवी भी देखना है, खेलना कम हो गया है बच्चों का। बिल्कुल। इस ऑनलाइन क्लासेस को लेके मैं एक एडवाइस जरूर दूंगी पेरेंट्स को कि सबसे बड़े डिवाइस में ऑनलाइन क्लासेस को एंटर करें, बिगेस्ट टीवी इन द हाउस या बिगेस्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रीन डिस्प्ले करें, ताकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाए बिटवीन द स्क्रीन एंड द आईज। ये एक ध्यान रखने से इससे थोड़ा कम असर पड़ता है बच्चे पे। फिर नंबर 2, जो स्क्रीन व्यूइंग है वो थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि एज अ रिवॉर्ड यू कैन गिव, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। रीडिंग इनकरेज करना पड़ेगा, एंड योगा एंड मेडिटेशन मैंने बताया, ये करना ही है, शेड्यूल करना होगा। एवरीथिंग शुड बी शेड्यूल्ड, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग। हाँ, दीपक है एक दर्शक हमारे साथ, हरियाणा से जुड़े हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। और मैडम से मेरा सवाल है मैडम कि मेरा बच्चा 12 साल का है, उसको 2-3 दिन से बुखार हो रहा है, तो जैसे दवाई देके खिला पिला के सुला देते हैं तो कुछ टाइम तो आराम रहता है, लेकिन फिर से हो जाता है उसको 2-3 घंटे बाद। तो मैडम क्या करना चाहिए मुझे, किस तरीके की दवाई उसको दिलानी चाहिए? जी, ऐसे में तो दिखा देना चाहिए, वेदर आप वीडियो कंसल्ट करें या फिजिकली दिखाएं, पर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो फिर टॉप टू टो एग्जामिन हो जाएगा बच्चा। फीवर के अलावा और कुछ तो नहीं हो रहा। कभी कभी मैम दिन में सही रहता है, जब सो के उठता है ना उसके बाद भी बुखार उसको रहता है। खाली फीवर से कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे सिस्टम्स बताएं, जैसे कफ कोल्ड हो रहा है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, रैशेस है, ये सब। वॉमिटिंग हो रही है मैम कभी कभी उसको। हाँ, आप एक्चुअली आप अपने पास वाले डॉक्टर को दिखाइए जरूर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एक बार आपने स्थानीय डॉक्टर को ज़रूर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम कोरोना के संकट की बात करें तो उसका असर तो पड़ रहा है। एक और मेरे इसी कोरोना को लेकर मन में सवाल आ गया मैम कि इन दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ समय के लिए बच्चे स्कूल नहीं गए थे, पढ़ाई का जो बोझ है बच्चों की ग्रोथ को लेकर आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है माता पिता को यही है। बीमारी होती, इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा लेते हैं, लेकिन इसका तोड़ ढूंढना, इसका कोई विकल्प नज़र नहीं आता, और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बच्चों पे असर है। काम भी ज़्यादा दिया जाता है, होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, घर आने के बाद बच्चे के पास वक्त नहीं है, स्कूल में लगातार पढ़ाई होती है, ये कितना असर डालती है बच्चे की सेहत पर? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि पढ़ाई से बोझ हो रहा है, बिकॉज पढ़ाई तो पहले भी बच्चे कर रहे थे। मुझे उल्टा लगता है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है, डाइट अगर ठीक से नहीं हो रही तो उससे फर्क पड़ सकता है। ऑल राउंड एक्सपीरियंस चाहिए बच्चे को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, फॉर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू हैपन।
तो वो उसका असर जरूर पड़ सकता है, इमोशनल असर पड़ सकता है, बट पढ़ाई पढ़ाई तो पहले भी थी। बिल्कुल, ये पढ़ाई को लेकर जैसे आपने जिक्र किया, अब मैं छोटा सा एक सवाल आपसे पूछूंगा। माँ जो खुद खाती पीती हैं और अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो माता का जो खान पान है, माँ का जो खान पान है, वो कितना असर डालता है उस बच्चे पर जो भी 6 महीने का या साल भर का भी नहीं हुआ है? देखो, व्हेन मदर, जब लैक्टेटिंग मदर होती है, तो मदर को कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1.5 गुना एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, हर चीज का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी डबल हो जाता है अगर वो बच्चे को फीड कर रही है। तो उस हिसाब से उनका खान पान भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लास्ट में खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। पूरा पौष्टिक आहार होना चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो फिर फर्क पड़ जाएगा आउटपुट पे और न्यूट्रिएंट्स पे बच्चे के लिए। बच्चों में एक और कॉमन दिक्कत है, वो हालांकि बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन पेट साफ होने की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, 2-2, 3-3 दिन तक जो है बच्चे फ्रेश नहीं होते हैं। वो क्या कारण है और उस कारण का जो है इलाज क्या है, या फिर ये कॉमन चीज़ ऐसा हो जाता है छोटे बच्चों में? एक्चुअली आपने एक बहुत बड़ी समस्या पॉइंट आउट की। हमारे पीडियाट्रिक ओपीडी में ऐसे बहुत केसेस आते हैं, और ये इसका रीजन है, इसको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नेम दिया गया है। दूसरा है, ये हमारे लाइफस्टाइल पे है डिपेंडेंट। वन इज जंक फूड, सेकेंड है लेस फाइबर, जैसे फाइबर डाइट में कम होता है, वेजिटेबल्स नहीं खाते बच्चे, पानी ठीक से नहीं पीते हैं। देन तीसरा है ये वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न टॉयलेट के कारण जो है पोजीशन ठीक से नहीं बनता है, बच्चे दे विद होल्ड, और वो नहीं करते हैं, और जब नहीं करते उनको पेन होता है, फिर फर्दर विशेष साइकिल सा बन जाता है, फिर नहीं करते, फिर वो एक आदत सी बन जाती है। फिर क्या होता है, कई बार लैक्सेटिव रिव्यूज भी हो जाता है। तो ऐसे में हमको बहुत काउंसिल करना पड़ता है। कई बार हमको माइल्ड लैक्सेटिव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना होता है, और डाइट काउंसलिंग, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। माँ बाप भी इस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। समय रहते अगर इसका ख्याल कर लिया जाए तो जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, बच्चे में लक्षण इसके क्या नज़र आते हैं? ये तो एक कारण है ही, 2-2, 3-3 दिन तक जो है वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत रहती है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चेहरे पर कुछ इस तरह की रौनक का गायब हो जाना, लालिमा ख़त्म हो जाना बच्चे की, कोई खुजली होना, खारिश होना, ये भी कारण बन सकते हैं इन सब चीज़ों से? अक्सर वो आते हैं पेट दर्द लेके, हमेशा पेट दर्द होता है, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, और फिर नीचे उनको खुजली भी रहती है, एंड खुश नहीं रहते ऑब्वियसली। एंड वो पेट दर्द जो है स्कूल में भी होता है, वहाँ पे भी टॉयलेट ठीक नहीं होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार स्कूलों में भी ना टॉयलेट ठीक नहीं है, वहाँ नहीं जाते हैं, कभी टीचर ने नहीं अलाउ किया, कभी सुबह बच्चा करके नहीं जाता है। तो ये सब हिस्ट्री में हमें पता चलता है। फिर वही सारी चीजों को हम एड्रेस करते हैं समस्या को सुलझाने के लिए। तो मोस्टली पेट दर्द करके आते हैं बच्चे। और ऐसे कॉमन दिक्कतें हैं जो आजकल ज़्यादा आप देखती हैं और उनके बारे में पेरेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है, आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन आपको दिखती हैं? सबसे ज़्यादा तो फसी ईटर आते हैं, जो नहीं खाना खाते बच्चे। कुछ तो अभी मैंने हेडेक, बहुत स्ट्रेस किया, हेडेक करके लेके बहुत आते हैं बच्चे। आई प्रॉब्लम और फीवर। जी, फीवर सबसे ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक और जहन में एक बात आई, बच्चों में एचबी की कमी हो जाती है बहुत से बच्चों में, और वो सामान्य तौर पर नज़र भी नहीं आती है, उसका फ़र्क भी पड़ता है बच्चे के हाइट वेट पे। उसके लक्षण क्या हो सकते हैं बच्चों में?
उसमें एक्चुअली अनीमिया कहते हैं, तो उस टाइम पे यूजुअली यही हिस्ट्री रहेगी कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है और बहुत वीक फील करता है, हमेशा टायर्ड फील करता है, ग्रोथ सफर कर रहा होता है, एंड दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भी उसको मन नहीं करता है। चिड़चिड़ापन की भी कई शिकायत इसमें हो सकती है, कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना। हाँ जी, छोटी छोटी बात पे बच्चे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें आजकल इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे चलते चलते एक छोटा सा मैसेज माता पिता के नाम, पेरेंट्स के नाम आप अपनी तरफ से देना चाहें, खासकर जो कॉमन है उसका ख्याल रखें माँ बाप। मैं तो चाहूंगी कि सारे पेरेंट्स जागरूक रखें, अपने बच्चों को मॉनिटर करें अच्छे से, उनके सिम्टम्स को लेके, इवन इमोशनल वेलबींग देखें, पौष्टिक आहार खिलाएं जी। और सब अपना इम्यूनाइजेशन फाइल्स को ढंग से देखें और वैक्सीन कैचअप है वो वैक्सीन कराएं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो करें। फ्लू आजकल बहुत चल रहा है, फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है, जरूर कराएं। खासकर रेनी सीजन में सबसे ज्यादा फ्लू होता है जी, वो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने बहुत सी ऐसे बेहतर जानकारियाँ दी हैं जो माता पिता के लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। और जो कॉमन तकलीफ़ है ख़ासकर बच्चों में, जिनका हम जिक्र करें तो ग्रोथ को लेकर कई बार शिकायत माँ बाप को होती है, बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, बच्चों में दाद खाद खुजली होना ये आम हो गया है। ये सारी चीज़ें जिनको अगर आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करें या उनका बारीकी से ध्यान रखें तो आप अपने बच्चों को इन छोटी छोटी बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आपने हमारा ये कार्यक्रम नहीं देखा हो, टीवी सेट देर से खोला हो, तो आप इस कार्यक्रम को हमारे पेज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, खबर फास्ट के फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल भी जो हमारा पेज है वहाँ पर भी आप इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता कर रहे हैं उन चिंताओं में से आपकी बहुत सी टेंशन दूर हो सकती हैं। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।